अगला जो मुद्दा है कि भाई सीसेट इजीली कैसे क्रैक होगा, आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि सीसेट को आसानी से कैसे क्रैक करेंगे। आपके पास मैथ है, आपके पास रीजनिंग है और आपके पास कॉम्प्रहेंशन है। टोटल एग्जाम में 80 क्वेश्चन आते हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं तो ऑन एन एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन आप हर एक सेक्शन के जो है वो लेकर चलिए। 25 से 30 क्वेश्चन आपके हर एक सेक्शन के, इसी में कम ज्यादा हुआ करता है। जो आपका ये 25 से 30 वाला डेटा मैं लिख रहा हूं, यही आपके क्या होते हैं, यही आपके कम ज्यादा हुआ करते हैं। कभी 25 से 22 हो जाएगा, कभी 25 से 28 हो जाएगा। तो एक औसतन आप कह सकते हो कि तीनों सेक्शन से तकरीबन 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 200 नंबर का आपका पेपर होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स ये आपका होता है 200, राइट। जो आपके टोटल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, टोटल क्वेश्चन ये आते हैं 80। दोस्तों हमें इसको क्वालिफाई करना है। 80 का जरा 33% निकालना, 80 का 1/3। आपने कहा सर 1/3 निकाल लेता हूं, आपने कहा जी 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 9 27, 29 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चन। आप कहोगे सर क्या कर रहे हो? दोस्तों 30 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है, बस बस 30 क्वेश्चन, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। सर वाकई में आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? 80 में से हमें केवल 30 क्वेश्चन सही करके आने हैं। हाँ जी, 30 अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर लिए तो काम तो आपका बन जाएगा। लेकिन मैं 30 ना कह के मैं क्या करूंगा, +5 करूंगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी नजर में क्वेश्चन सही होता है बट एग्जामिनर की नजर में वो गलत हो जाता है। तो एक टारगेट आपने सेट कर लिया, और टारगेट 35। टारगेट क्या है? टारगेट का नाम है टारगेट 35। हमें इन 80 में से 35 क्वेश्चन निकालने हैं, और वो 35 क्वेश्चंस निकालने हैं, वो 35 स्क्रीम क्वेश्चन निकालने हैं जिनको हम आसानी से क्या कर पाए, आसानी से डन कर पाए, आसानी से सॉल्व कर पाए। बट ये होगा कैसे? अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, देखो, जिनका ये 3 का तीनों सेक्शन ठीक है, बहुत अच्छा किसी का नहीं होगा। बहुत अच्छा का मतलब होता है फिर आप परफेक्ट हो, तो बहुत अच्छा तो नहीं होगा। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज औसतन आप इन तीनों में से एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। आसान इसलिए हो जाती है, एक ऐसा बंदा जिसको रीजनिंग आती है, कॉम्प्रहेंशन भी ठीक ठाक है, मैथ भी ठीक ठाक है, तो वो पता है क्या करता है, वो करता यही है कि 12 से 15 क्वेश्चन वो यहां से निकाल लेता है। रीजनिंग इन कंपैरिजन ऑफ मैथ थोड़ा सा आसान होती है, 12 से 15 क्वेश्चन वो यहां से निकाल लेता है। और अगर आपने यहां से 10 क्वेश्चन भी निकाल लिए तो आपका जो सीसेट है वो आसानी से क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। दिक्कत उनके लिए है जिनको मैथ नहीं आती। सबसे पहला कि जिसको मैथ नहीं आती वो सीसेट को कैसे निकाले। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, बहुत सिंपल तरीके से, आप भूखे हो, आप भूखे हो और आपके पेट को 2 किलो खाने की रिक्वायरमेंट है। आप भूखे हो, आपके पेट को 2 किलो खाने की रिक्वायरमेंट है। एक तरफ बढ़िया बढ़िया पनीर चावल है, पनीर चावल है, और एक तरफ बढ़िया बढ़िया दाल चावल है। एक तरफ पनीर चावल है और एक तरफ आपको दाल चावल दिख रहा है। आपका जो पेट है वो भूखा है और कह रहा है मुझे 2 किलो खाना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि पनीर चावल आपको सूट नहीं करता, या आपको सूट नहीं करता। आप खाएंगे आपको वोमिटिंग होगी, आपको लूज मोशंस होंगे, आपको ये खाना ही नहीं है। अगर मुझे पनीर चावल नहीं खाना है तो मेरी मजबूरी है कि मैं पूरा का पूरा फोकस जो है वो कहां करूं, दाल चावल पे करूं, क्योंकि पेट भूखा है। पेट कहता है 2 किलो से कम हमारे में डालोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमको 2 किलो खाना चाहिए तो चाहिए। और पनीर चावल हम खा नहीं सकते, तो हमारे पास ऑप्शन है कि दाल चावल को हमें ज्यादा खाना पड़ेगा। जो पनीर चावल नहीं खा रहे हो उसकी जगह भी आपको दाल चावल से ही काम चलाना पड़ेगा। सेम वही चीज यहां पर आपके सिलेबस के साथ है। अगर आपको लग रहा है कि सर हमें तो मैथ नहीं आती, हम पढ़ना भी नहीं चाहते, ना हमें आती है और ना ही हम ये चाहते हैं कि हमें आए, तो उसके लिए फिर एक रास्ता ये बचता है कि आप किसकी शरण में चले जाओ, आप चले जाओ रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन की शरण में।
अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं आपको कोई डरा धमका नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। अगर आपको लगता है सर मुझे मैथ नहीं आती, मुझे मैथ नहीं पढ़नी, मैं चाहता हूं कि बिना मैथ के मेरा रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन के बलबूते क्या हो जाए, कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग के बलबूते मेरा पेपर निकल जाए। नो डाउट निकल सकता है, नो डाउट निकल सकता है। फिर से इस लाइन को बोलो, अपने मुंह से बोलो, निकल सकता है, निकल सकता है। दिस इज अ केस ऑफ पॉसिबिलिटी, दिस इज अ केस ऑफ पॉसिबिलिटी कि निकल सकता है। इस बात से ये भी निकल के आ रहा है कि नहीं निकल सकता है। आपके सामने एक पहाड़ है, मैंने कहा चढ़ सकते हो, मैं चढ़ सकते हो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यह आशंका है कि आप नहीं भी चढ़ पाओगे। और जब मुझे पता है कि तुम चढ़ ही लोगे तो मैं कहूंगा अरे चढ़ जाओगे, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहूंगा चढ़ जाओगे, चढ़ जाओगे। दिस इज अ कॉन्फिडेंट, मतलब कॉन्फिडेंस का केस है। एंड मैंने कहा कि आप चढ़ सकते हो, ये पॉसिबिलिटी का केस है, इसका मतलब यहां निगेटिव वाइब भी आ रही है। तो आप वही चीज समझो कि मैथ नहीं भी पढ़ोगे तो आपका सीसैट निकल सकता है, लेकिन कब नहीं निकल सकता है वो भी मैं आपको बता दूं। बिना मैथ के सीसैट निकालना है तो आपको इन दो सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना होगा कि सारा का सारा जो 35 क्वेश्चन का वेटेज है वो आपको यहां से निकालना होगा। अब 35 क्वेश्चन यहां से अगर आपको निकालना होगा, आप कह सकते हो आपके पास कितने क्वेश्चन हैं इन दो सेक्शन से मिलाकर, मोटा मोटा मान के चलो कि आपकी रीजनिंग और आपके कॉम्प्रहेंशन से टोटल 50 क्वेश्चन सपोज डेट आपको मिले। इन 50 में से आपको क्या करना है, इन 50 में से आपको 35 निकालना है। अब आपको ये फील आ रहा होगा सर थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है, थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। ये चैलेंजिंग टास्क क्यों है ये मैं आपको समझा देता हूं। चैलेंजिंग टास्क ये है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है वो आज की डेट में पहले जैसा नहीं रहा। एक छोटा सा काम मेरा करिएगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पर्सन, एक छोटा सा काम करिएगा, ज्यादा नहीं 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर उठा दीजिएगा। 30 से 32 क्वेश्चन आपको वहां कॉम्प्रहेंशन के दिख रहे हैं। अगर इन 30 से 32 क्वेश्चन में आपको 2024 का जो पेपर है वो उठा लेना है, और 2024 के पेपर में जो आपका कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है, इस कॉम्प्रहेंशन वाले पार्ट में अगर आप 10 क्वेश्चन कर पा रहे हैं देन इसका मतलब है यू आर गुड इन कॉम्प्रहेंशन। आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो, मुझे हल्के में ले रहे हो, हैं 10 क्वेश्चन तो हम यू उड़ा देंगे। मैं हल्के में नहीं ले रहा हूं, ना ही मैं मजाक कर रहा हूं, बस मैं आपसे ये कह रहा हूं कि टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को टेस्ट करिए कि क्या 2024 का जो कॉम्प्रहेंशन वाला पेपर है, क्या आपने वहां पर बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी हेल्प के 10+ क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। अगर सही किए हैं देन इसका मतलब है यू आर गुड इन कॉम्प्रहेंशन। अब वो लोग जिनको लगता है कि हमें मैथ नहीं पढ़ना, हमें केवल सीसैट निकालना है रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन के दम पे अगर आप अपना सीसैट रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन के दम पर निकालना चाहते हो तो यहां पे कम से कम आपको 18-19 क्वेश्चन जो है लेकर आने पड़ेंगे, सही सही कम से कम की बात कर रहा हूं, वरना 20 का टारगेट तो आप रखिए कि आप चाहते हो कि इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, मुझे इनके पास जाना है, निकाल के लाइए यहां से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यहां से निकाल के लाइए, और 15 क्वेश्चन मिनिमम का टारगेट आपका यहां से होना चाहिए। अब होता क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। होता ये है दोस्तों कि मैथ जो है वो सॉलिड मार्किंग देता है। ये जो कॉम्प्रहेंशन वाला सेक्शन है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके हिसाब से आपको लगता है कि यहां चीजें सही हैं, बट एग्जामिनर के हिसाब से वो चीजें गलत हो जाती हैं। ऐसा होता क्यों है? यहां पे क्वेश्चन बनते हैं लॉजिकल। सामने कोई चीज हो रही है, मेरा नजरिया हो सकता है उस चीज को अच्छा देख रहा हो, आपका नजरिया हो सकता है उस चीज को खराब देख रहा हो। ऑब्वियस सी बात है, मेरे सामने कोई घटना हो रही है, हो सकता है मुझे उसमें भी कोई अच्छाई नजर आ रही हो, आपके सामने कोई घटना हो रही हो सकता है आपको उसमें कोई खराबी नजर आ रही हो, तो नजरिया जो है वो बदल जाता है। एग्जामिनर ने क्या सोचकर स्टेटमेंट दिया है, क्या सोचकर वो उसका एजम्पशन कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आप वही सोच पाओ। अगर आपने वही सोच लिया तो नंबर मिलेगा, और अगर आपने उसके अपोजिट सोचा तो क्या होगा, अपोजिट सोचा तो नंबर कट जाएगा। तो होता यह है कि ये थोड़ा सा रिस्की पार्ट है। यहां पे आप जब 15 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, तब जाके उसमें से 7 से 8 कहीं सही हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को टिक करते समय, आंसर जब हम टिक करते हैं तो आंसर टिक करते समय ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता, हम 100% श्योर नहीं होते
कि हमारा आंसर सही ही है। तो ये वाला जो सेक्शन है ना आपका कॉम्प्रेंशन वाला, ये थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, और आज से नहीं, जब से ये पैटर्न बदला है कॉम्प्रेंशन का, तब से डाउटफुल रहता है कि हम बहुत ज्यादा 100% श्योर नहीं हो पाते कि हमारा आंसर सही ही है। दूसरा मुद्दा है रीजनिंग का। अगर आप रीजनिंग की बात करोगे तो रीजनिंग में भी हर साल एग्जामिनर 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन दे रहा है जो थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी हैं, जिसमें बहुत डीप नॉलेज कह सकते हो लॉजिक का इस्तेमाल हुआ है। तो बहुत डीप लॉजिक का इस्तेमाल हुआ है तो एग्जाम में वो लॉजिक आप कनेक्ट कर पाओ, उस लॉजिक तक पहुंच पाओ, ये भी संभव नहीं है कि भाई सारे के सारे लॉजिक जो है वो आपने पता लगा लिए, नहीं संभव है। कुछ पता लगा लोगे, कुछ आप नहीं लगा पाओगे। तो मुश्किलात यहां पैदा होती हैं कि जब आप मैथ को छोड़ दोगे, तो मैथ को छोड़ने के बाद आपका सी सेट केवल इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन को कितना ज्यादा मजबूत किया है, इसको कितने ज्यादा अच्छे तरीके से आप एग्जाम में अटेम्प्ट करके आए हो। अगर आपने एग्जाम में इस वाले पार्ट पे थोड़ी सी भी कमी छोड़ दी तो वो तो वैसे भी हमारे हाथ में नहीं है, ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा और आपका पूरा का पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं बिना मैथ के आराम से केवल रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के दम पर सी सेट निकाल सकता हूं, तो मैं ये बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। लेकिन ये आपको खुद देखना होगा कि क्या आप मैथ को छोड़ने के बाद इन दो सेक्शन से अपने आंसर्स या अपने जो क्वेश्चंस है वो निकाल पा रहे हो। अगर निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं निकाल पाएंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, मैथ पढ़ने से अच्छा इन्हीं को पढ़ के निकाल ले। अब आप जैसे ये बात बोलोगे तो मैं वापस से वो बात दोहराऊंगा। कौन सी बात? कि आप कितना भी पढ़ लो बट यहां पे आप 100% एश्योर नहीं हो पाओगे। कितना भी पढ़ लो 100% श्योरिटी नहीं हो पाएगी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अपनी भी बात कर रहा हूं, स्पैन इंडिया पढ़ाने वाले हर एक टीचर की बात कर रहा हूं कि कोई टीचर ये खड़ा होकर कह दे कि लॉजिकल रीजनिंग में मैं 100% परफेक्ट हूं, कोई भी क्वेश्चन दे दो सब सही कर दूंगा, इम्पॉसिबल, नहीं हो पाएगा। हमारी थिंकिंग डिफर हो जाती है भाई। आपने क्या सोचकर क्वेश्चन फ्रेम किया है, मैं क्या सोच रहा हूं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्टेटमेंट तो मैंने दे दिया कि गांव में बाढ़ आ गई है, आज से स्कूल जो है वो अगले 1 महीने तक बंद रहेगा। अब इस पे आर्गुमेंट चल रहा है, आर्गुमेंट ये चल रहा है स्कूल बंद रहेगा तो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। दूसरा आर्गुमेंट ये आ रहा है कि नहीं नहीं, बच्चों का इस घर पे रहना बहुत जरूरी है ताकि वो सुरक्षित रहें। तीसरा आर्गुमेंट आ रहा है कि ये थोड़ा सा अच्छा हुआ अध्यापकों के लिए कि उनको कुछ दिन की छुट्टी मिल गई। अब आपको डिसाइड करना है कि तीनों में से कौन सा आर्गुमेंट आपका स्ट्रांग है। हो सकता है कि आप जिस आर्गुमेंट को वीक मान रहे हो वो जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया है उसके हिसाब से स्ट्रांग रहा हो। तो इसको आप चाह के भी बहुत अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि इसका पैटर्न ही बदल चुका है, ये प्योर लॉजिकल हो चुका है। अब वो वाला पैसेज नहीं आ रहा कि पैसेज आ गया, क्वेश्चन आ गया, शीर्षक क्या है, लेखक कहाँ गया था, फलानी वारदात कौन से सन में हुई थी, कुछ नहीं पूछा जाता। प्योर लॉजिकल बनता है, प्योर लॉजिकल। ये वाला जो सेक्शन है 100% आप कर नहीं पाओगे। रीजनिंग में अगर कोई ये सोचे कि हम 100% कर लेंगे तो भी मामला गड़बड़ है। अगर आपके 22-23 क्वेश्चन आए यहां से 22-23 पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लिया तो ये वाला थोड़ा गड़बड़ कर देगा। तो तरीका क्या है, सही तरीका क्या है कि सर हमें मैथ नहीं आती लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा सी सेट निकल पाए, तो मैं आपको इसका एक छोटा सा तरीका बता देता हूं। इतना काम जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। वो काम ये है कि आपको पूरी मैथ पढ़ने को कौन कह रहा है, कौन कहता है आपसे कि आप पूरी की पूरी मैथ पढ़ो। आप केवल और केवल मैथ के अंदर नंबर सिस्टम फैमिली को पढ़ लो, केवल और केवल। एक टॉपिक ऐसा है नंबर सिस्टम फैमिली, ये परिवार के बारे में अगर आपने जान लिया तो आप सी सेट बहुत इजीली क्रैक कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनको लगता है कि हमारी मैथ वीक है, हमें मैथ में अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है, हम मैथ में बहुत कमजोर हैं, हमें अरिथमेटिक समझ में नहीं आती, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज 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 किस पे काम कर लीजिए, नंबर सिस्टम फैमिली पे काम कर लीजिए। बाकी जो जैसा चल रहा है चलता रहने दीजिए। बहुत आसानी से आप सी सेट को क्रैक कर लेंगे, बहुत आसानी से। जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि कॉम्प्रेंशन हमारी वीक है, अगला टारगेट कि सर कॉम्प्रेंशन बहुत वीक है, उनके लिए क्या सलाह है, स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के, उनको टैकल कैसे करते हैं, सोचने का तरीका क्या होता है, थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, इस पे पहले काम करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे काम करने से कोई बात नहीं बनेगी। और बात अगर आपकी आएगी रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो आपको एक बार कोई टीचर सिखा देगा, उसके बाद आप आसानी से कर ले जाओगे।
ये जो हमारी क्लास होगी, इन क्लासेस में हम जितने भी टॉपिक्स की बात करेंगे, उन टॉपिक्स में जैसे होता क्या है, बेसिक्स जब मैं पढ़ाता हूं तो बेसिक्स पढ़ाते टाइम क्या करता हूं दोस्तों, सब कुछ उठा लेता हूं, सारे टाइप्स जो है, क्योंकि समय रहता है ना भाई, कि किसी टॉपिक में 10 टाइप के क्वेश्चन है जो यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, उठा लिया 10 के 10 टाइप। लेकिन जब आपके पास समय की कमी है तो हमें चुनिंदा क्वेश्चंस पे काम करना होगा, कि नहीं यार इसको करना बहुत जरूरी है, इसको स्किप नहीं कर सकते, तो वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि वो चुनिंदा क्वेश्चंस की भाई ये चीजें करनी है, इन चीजों को स्किप करना है, वो सब मेरा जिम्मा है। आपका केवल और केवल इतना काम होना चाहिए, लगातार मेरी क्लासेस जो है वो करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और साथ ही साथ जो आपको मैंने बताया है पीवाईक्यूज पे काम करते रहिएगा, क्योंकि अब अगर आपने ये काम नहीं किया तो 2 महीनों बाद जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे तो शायद आप एग्जाम देकर जब निकलेंगे तो आपकी आंखों में आंसू होंगे कि काश मैंने थोड़ा सा समय सीसैट में भी दे दिया होता, जो मैंने जीएस पे इतना समय दिया, देना चाहिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय आपको सीसैट के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो ये आगे की प्लानिंग है, इसी हिसाब से चलिए। जिनको मैथ नहीं आती उनकी मैथ का जुगाड़ यही है कि आप नंबर सिस्टम फैमिली को कंप्लीट कर लीजिए। जिनको रीजनिंग नहीं आती, ऐसा इंपॉसिबल है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपको रीजनिंग नहीं आती, इसका मतलब आपके अभी सही टीचर से पाला ही नहीं पड़ा है। कोई एक अच्छा टीचर आपको मिल जाएगा, एक बार वो आपको सिखा देगा, रीजनिंग आसानी से सीख जाओगे। कॉम्प्रहेंशन कैसे स्ट्रांग होगा, लॉजिकल रीजनिंग पे आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है वो आप स्ट्रांग कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास कोई अदर तरीके नहीं है, कोई और मेथड नहीं। आई बात समझ में? कल से हम लोग नंबर सिस्टम फैमिली को क्या कर रहे हैं, नंबर सिस्टम फैमिली को कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और इस पूरी नंबर सिस्टम फैमिली को आराम से सुकून से धीरे धीरे लेकर आगे चलेंगे। एक बार में आपको मैं एक चीज कराऊंगा, जैसे आपने करना क्या है, सिंपल सा नंबर सिस्टम फैमिली जो है वो कर लिया, उसके बाद आएंगे रीजनिंग के 2-3 टॉपिक्स पे काम करेंगे, फिर नंबर सिस्टम फैमिली करेंगे। तो इस तरीके से बहुत आराम से सुकून के साथ सारी चीजें जो है वो आप करते हुए आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, डन। अब किसी के मन में कोई सवाल हो तो आप वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सभी को जय हिंद। अभिमन्यु, किरण, नगमा, नेहा, प्रभु, लक्ष्य, सभी को जय हिंद, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मन में कोई सवाल हो तो आप कृपया करके पूछिए। जिज्ञासा और ऋतुपर्णा दत्ता रॉय, नवनीत, दिव्यांग, कुसुम, सभी का वेलकम है जी, सभी का स्वागत है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं सीसैट से संबंधित, देन डेफिनेटली आप मुझसे पूछिए। नहीं तो फिर हम अब कल से क्या करेंगे, सीधे अपने सिलेबस पे काम करेंगे। भरोसा रखिए, यकीन रखिए, 2 से 2.5 महीने अगर आपने मुझे कंटिन्यू टाइम दे दिया, और ज़्यादा नहीं 1 से 1.5 घंटा, आपका सीसैट में निकलवा दूंगा, वो मेरा जिम्मा है। लेकिन समय देना पड़ेगा। और आपको लगता है कि नहीं बस हम 1-2 घंटे जो है छोड़ छोड़ के क्लासेस कर लेंगे, तो फिर तो दिक्कत हो जाने वाली है।